सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस स्पेस में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस देश की न्यायपालिका, इस देश की सरकार और तमाम राज्य सरकारें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं और किस तरह से उन्हें लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो अब ये नया स्पेस है, तो मैं चाहूंगा जिसने भी हमारे स्पीकर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस स्पेस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ सकें और हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे स्पीकर्स के रिक्वेस्ट आए हैं, तो मैं बारी बारी से लोगों को सुनना चाहूंगा, लेकिन अभी मैं एक थोड़ा सा आइडिया पर अपनी बात रख देता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है और जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, इस देश में SC एंड ST कम्युनिटी के रूप में जानी जाती है। शेड्यूल्ड का मतलब होता है कि एक अनुसूची, एक अनुसूची में उन जातियों को रखा गया है जो जातियां होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस जातियों का मतलब होता है कि जिनमें एक रूपता होती है। लंबे समय से इस पर स्पष्टीकरण लोग देते आए हैं कि डिप्रेस्ड क्लास कौन होगा। 1931 के कास्ट सेंसस से पहले भी डिप्रेस्ड क्लास के बारे में बहुत सारी बातें हुई है। इनफैक्ट अगर फर्स्ट कास्ट सेंसस की बात करें 1872 की, तब भी बातचीत हुई है, लेकिन स्पष्ट तौर पे डिप्रेस्ड क्लास किसे माना जाएगा और डिप्रेस्ड क्लास किसे नहीं माना जाएगा, उसमें स्पष्ट 1931 के कास्ट सेंसस में बताया गया था कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, यानी जो अनटचेबिलिटी को फेस की, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का बेसिकली जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होता है वो अनटचेबिलिटी ही है। तो 1931 के कास्ट सेंसस के रिपोर्ट में 9 फैक्टर्स को बेस बना करके डिमार्केट किया गया था कि इन जातियों को, मतलब जो जातियां इन 9 फैक्टर्स को कवर करती हैं, उन्हें डिप्रेस्ड क्लास माना जाएगा। जैसे कि वो जातियां जिनके साथ अनटचेबिलिटी होती है, वे जातियां जिन्हें मंदिरों में जाने से रोका जाता है, वे जातियां जिन्हें अछूत समझा जाता है, वे जातियां जिन्हें बहिष्कृत करके रखा जाता है। ऐसे 9 फैक्टर्स हैं। तो 9 फैक्टर्स को बेस बना के डिप्रेस्ड क्लास बनाया गया और वो डिप्रेस्ड क्लास जो है 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट बना उसमें भी था। 1950 में जब फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पारित हुआ था, शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, एट दैट टाइम बाबा साहब अम्बेडकर वाज लॉ मिनिस्टर। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मतलब जो है उस ऑर्डर को खुद अपने लीडरशिप में उसको जो है लिखा हुआ था, उसको पारित किया हुआ था। उसके बाद से ही एक चीज तय हो गया था कि शेड्यूल कास्ट कौन होगा। जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में एक चीज स्पष्ट है कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का जो इनलिस्टिंग है वो प्रेसिडेंट ऑर्डर से होता है। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का जो निर्धारण करता है वो स्टेट के हाथ में वो पावर नहीं है। वो पावर सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट के हाथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है, एट कैबिनेट, एट यूनियन लेवल, और जो है या प्रेसिडेंट के पास है। कुल मिलाकर के वो स्टेट का टॉपिक नहीं है। अब जो हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, इस पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मत दिया है एक्चुअली पूरी तरह से बेसलेस है। तमाम जो सवर्णा और जो तमाम डोमिनेंट कास्ट ओबीसी इसका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें इस चीज का समझना पड़ेगा कि पहली बात तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला कि जो है कि शेड्यूल कास्ट की तमाम जातियां होमोजीनियस नहीं है। ऐसा तो मैं आप भी कह सकता हूं कि आपके चारों भाई एक ग्रुप जैसे नहीं है, तो क्या आपके भाई नहीं है वो? सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी बेस पे यह नहीं बताया कि ये जाति जो है होमोजीनियस नहीं है और ये जाति जो है होमोजीनियस है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अपने पूरे जजमेंट में किसी भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट का कोई हवाला नहीं दिया, अपने जजमेंट में किसी भी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया, किसी ढंग के रिसर्च पेपर का हवाला नहीं दिया, किसी भी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में आया, चूंकि उनके बाप दादा उनके दिमाग में कुछ घुसा के गए थे, तो जातिवादी जजों ने ऐसा बोल दिया कि भाई इसका जो है सब क्लासिफिकेशन कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन हमेशा क्लास की होती है और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कोई क्लास नहीं है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बाकायदा एक शेड्यूल में इनलिस्टेड है, कास्ट है, वो ओबीसी नहीं है। जैसे अदर बैकवर्ड क्लास है, क्लास का क्लासिफिकेशन हो सकता है, कास्ट का क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो पूरी तरह से बायस था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में गीता का भी एग्जाम्पल लिया, वर्मा सिस्टम का भी एग्जाम्पल दिया
और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो है उसने शूद्रा को डिफाइन किया कि तमाम ऐसे शूद्र जातियां जो हैं उनमें एक रूपता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैक्चुअली गलती यही कर दी कि उसने अनटचेबल्स को एंड ट्राइबल्स को जो है शूद्रों के साथ जोड़ दिया। अनटचेबल एंड ट्राइबल कम्युनिटी यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी कभी भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं रहे हैं, वो हमेशा से आउटकास्ट सोसाइटी रहे हैं। अवर्णा सोसाइटी जिसे बोला जाता था, तमाम धर्म ग्रंथों में उन्हें पंचमा बोला गया, अवर्णा बोला गया, यानी जो वर्णा सिस्टम से बाहर है। सवर्णा उसे बोला जाता है जो वर्णा सिस्टम के साथ रहता है, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। अब उनमें अपना द्विज का कॉन्सेप्ट है एंड ओबीसी का कॉन्सेप्ट, दैट्स डिफरेंट। सो बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा जो जजमेंट था पूरी तरह से जो है बेसलेस था। पहली बात तो शेड्यूल कास्ट कौन होगा कौन नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में कौन होगा कौन नहीं होगा, इसका निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है, यानी सदन के पास है, संसद के पास है। राज्य के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें सिर्फ विधायिका के हाथ में यह पावर होती है, वो भी यूनियन लेवल पे, यानी संघ के लेवल पे, यानी केंद्र के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई हक नहीं होता है कि वो ऐसा निर्धारण करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एंटरटेन करके शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ जो अनटचेबिलिटी का व्यवहार उसके बाप दादा सदियों से करते आ रहे हैं चंद्रचूड़ जैसे जजों के, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने माना कि हाँ जो है इनके साथ अनटचेबिलिटी की जाती है, इनके साथ अनटचेबिलिटी की जा सकती है, इसलिए जो है हम सुप्रीम कोर्ट मतलब संविधान द्वारा जो एक निर्धारित जुरिस्डिक्शन है उसका वायलेशन कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं, चूंकि विधायिका का मतलब होता है विधि बनाना, जिसे हम लोग क्या नाम है कि लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो लेजिस्लेचर यानी जो विधि होती है, तो उसके लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं वहां से कानून बनते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में होते हैं, पार्लियामेंट यूनियन लेवल पे होते हैं। तो पार्लियामेंट का काम होता है विधायिका यानी विधि बनाना, कानून बनाना। जो कार्यपालिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, यानी जो कार्यपालिका होती है, उसका काम होता है उस कानून को एग्जीक्यूट करना। जैसे आपने देखा कि जो प्रेसिडेंट जो है उसका एक प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट में रह करके तमाम जो प्रशासनिक ऑफिसर्स होते हैं, लाइक आईएएस, आईपीएस और तमाम जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कानून को एग्जीक्यूट करते हैं एट ग्राउंड लेवल। तो यानी कानून बनाती है विधायिका, उसको एग्जीक्यूट करती है कार्यपालिका, यानी कार्यान्वित करती है कार्यपालिका, विधि बनाती है विधायिका। अब विधि सही है, संविधान सम्मत है कि नहीं है, इसका निर्धारण करने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जो है विधि मतलब संविधान सम्मत किसी कानून के बारे में देखती है कि संविधान सम्मत है या नहीं। जब बात आती है ऐसे किसी कानून की जो पार्लियामेंट में बनाई गई हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनाई गई हो, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फर्ज होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके मंशा के बारे में मतलब टू फाइंड आउट देयर ट्रू इंटेंशन, उनका एक वास्तविक आशय का पता लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ संविधान के किसी मसले के बारे में सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यहीं से सबसे बड़ी इंजस्टिस की कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एंटरटेन किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो विधायिका के काम में अपना हस्तक्षेप करे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है अगर कोई विधायिका ने कोई कानून बनाए, वो बता सकती है कि ये विधि सम्मत है कि नहीं है, ये संविधान सम्मत है कि नहीं है। और अगर संविधान में किसी तरह का संशोधन होता है, किसी तरह की बात आती है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, उस पर जजमेंट दे सकती है। या कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे मेकर्स होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उनके इंटेंशन के अगेंस्ट था, उस पर अपना जजमेंट दे सकती है। बट उसके लिए बकायदा आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तमाम डिबेट्स वगैरह का रेफरेंस देना होता है। ये मैं थोड़ा सा डीप आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कानून की पढ़ाई की है, मैंने लॉ की पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तमाम जो समाज में एक विभाजन पैदा करने की जो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या इस देश की जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी असली मंशा क्या है और इंडिया अलायंस के तमाम पार्टीज की मंशा क्या है। चूंकि इस केस में सभी लोग मिले हुए हैं, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया गवर्नमेंट हो। जबकि इस केस को मतलब कोर्ट में चैलेंज करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसके पहले कांग्रेस ने चैलेंज किया था। और दूसरी स्टेट पार्टी है हरियाणा है बीजेपी गवर्नमेंट। यूनियन लेवल पे बीजेपी गवर्नमेंट है जिसने इसमें सब क्लासिफिकेशन को बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कोई भी सरकार जब कानून बनाती है तो सरकार का ये फर्ज होता है अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से और जो तमाम जो है सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कोर्ट के समक्ष, सरकार उसके जरिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार अपने कानून को बचाती है, अपने कानून को जस्टिफाई करती है। अगर सरकार ही अपने कानून को जस्टिफाई नहीं, मतलब सरकार ही अपने कानून का बचाव नहीं कर रही है, तो फिर कौन बचाव करेगा? भाई इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संविधान लिखा है
और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बचाने की पूरी मतलब संविधान को बचाने की और संविधान में संशोधन करने की जो पूरे अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ विधायिका यानी पार्लियामेंट्स के पास है। पार्लियामेंट को लीड कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का जो पूरा कैबिनेट होता है वो प्रधानमंत्री के जो है निर्देशन में चलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो क्या नाम है कि एडवाइस होता है वो प्रेसिडेंट पे बाध्य होता है मानने के लिए। ये पूरा भारत के संविधान का एक रूल है। अब भारत के संविधान सभा ने संविधान लिखा, संविधान के किसी उपबंध को बचाने की जिम्मेदारी, उसका बचाव करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की होती है। लेकिन शर्म की बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट्स ने अपने ही कानून का बचाव नहीं किया और बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अपने आप को सबमिट कर दिया। अब चूंकि न्यायपालिका को एक मौका चाहिए था, इस देश में बीजेपी को एक मौका चाहिए था, कांग्रेस को एक मौका चाहिए था, समाजवादी पार्टी को एक मौका चाहिए था, और तमाम जो है पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एक मौका चाहिए था किस तरह से जो है, चूंकि दलित पॉलिटिक्स जो है पूरे देश में पैन इंडिया इंपैक्ट रखती है, उसको किस तरह से तोड़ा जा सके। तो उन्होंने पूरी कोशिश की इसको तोड़ देने के लिए। तो उनको कुछ नहीं समझ में आया, उन्होंने सोचा चलो जातियों में लड़ाव पैदा कर दें। इन्होंने एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया कि भाई आपने कहा कि शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियां तरक्की कर चुकी हैं। कोई एक सिंगल रिपोर्ट तो दिखाओ, कोई एक सिंगल रिपोर्ट तो दिखाओ। आप एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हो कि चमार जाटों की कम्युनिटी जो है वो प्रोग्रेस कर चुकी है। फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा एट्रोसिटी चमार जाटों पे होती है। आपने एक मतलब एट्रोसिटी का डेटा हम दे सकते हैं आपको, आप प्रोग्रेस का कोई एक डेटा तो दो। आपने क्या कास्ट वाइज प्रोग्रेस किस कम्युनिटी की हुआ है इसके बारे में कोई आज तक आपने जो है कि क्या नाम है कि कोई जो है कि आपने रिपोर्ट तैयार की है क्या? इस देश की यूनियन गवर्नमेंट ने, इस देश के स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सर्वे करवाया है? नहीं ना। विदाउट एनी सर्वे करवाया जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया। कल को हम भी तो ये कह सकते हैं कि भाई ब्राह्मण ने जो चितपावन ब्राह्मण ज्यादा तरक्की कर रहा है और मिश्रा दुबे हैं बेचारे वो कम तरक्की कर रहे हैं, पांडे बेचारे 5वें नंबर पे खड़े हो गए हैं। तो क्या आप ईडब्ल्यूएस में उस तरह का भी क्लासिफिकेशन करेंगे? आप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप देखा जाए तो पूरी न्यायपालिका जो है ब्राह्मणों की पालिका बन के बैठ चुकी है, ब्राह्मण पालिका बन के बैठ गई है। क्या वहां पे आप क्लासिफिकेशन करेंगे? आप नहीं करेंगे। आपने एक भी, मैं बहुत डंके की चोट बोल रहा हूं, अगर शेड्यूल कास्ट में किसी कम्युनिटी का ओवर रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो अब बताओ। मैं आपको इसी क्या नाम है कि इसी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करो, अगर पार्लियामेंट असेंबली की बात करो, लास्ट इलेक्शन की बात कर ले रहा हूं। यूपी में जितना शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उसमें चमार जाटों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा 57% और उनके सांसद सबसे कम बने हैं, और जिनकी संख्या सबसे कम है उनके सांसद ज्यादा बने हैं। जो वाल्मीकि कम्युनिटी सबसे ज्यादा आपत्ति जता रही है उसकी यूपी में 0.1% मतलब 1% से भी कम संख्या है। लेकिन जो है ये जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जिसका होमोजेनियस क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया सबके लिए ओपन हुआ था। अब जो लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग इस जजमेंट का समर्थन कर रहे हैं, एक्चुअली वो इसके तमाम पेचीदगियों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनके मन में एक कास्ट, एक कम्युनिटी और एक कम्युनिटी के वैचारिक डोमिनेंस को लेकर के प्रॉब्लम है। तो वो उनको ऐसा लगता है कि इससे हमारा फायदा हो जाएगा, जबकि पूरी कोशिश है कि किस तरह से जो बची खुची जो तमाम सीटें आ रही हैं उसको रोस्टर के जरिए एनएफएस में डाल दिया जाए। जैसे बहन जी ने आज भी अपने स्टेटमेंट में डाला कि पूरी कोशिश की जा रही है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के 3-4 लेयर बना दिया जाएगा और 3-4 लेयर बना करके उनको जो है उनमें नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट पाएंगे, उनको आउट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच क्लियरली सेज द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग विद इन द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। फर्स्टली यहीं से आपको पॉइंट समझना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो लॉ को डिक्लेयर करती है, यानी कानून की व्याख्या करती है, कानून बनाती नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है कि जो है कि लॉ क्रिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, द लॉ मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि विधि बनाना विधायिका का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एंटरटेन करके ही दरअसल संविधान के साथ इनजस्टिस किया है, संविधान के साथ सबसे घिनौना मजाक किया। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के यूनिटी का, उनके अधिकार के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार पे अब तक आजादी के बाद, पूना पैक्ट के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ है, सबसे बड़ा हमला हुआ है। इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। और चूंकि ये इलेक्शन पूरी तरह से संविधान के नाम पर इलेक्शन हुआ था, तो जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को तमाम लोगों ने गुमराह किया, तमाम लोगों ने भड़काया, रतन लाल जैसे लोगों ने मूर्ख बनाया, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों ने गुमराह किया। तो आज जो है जब संविधान बचाने की बात है तो क्या सारे लोगों में चुप्पी क्यों साध गई है? सब लोग खुले तौर पे समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सांसद खुल के समर्थन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खुल के समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स खुल के समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम जो एमपी समर्थन कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी आपस में लड़े, उनमें तोड़फोड़ हो जाए, उनमें बिखराव हो जाए, और बिखराव हो जाएगा तो उनकी यूनिटी को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके लिए पिछले 20 सालों से पंजाब में और हरियाणा में 20 सालों से कांग्रेस ने बाकायदा काम किया, मेहनत किया है। मेहनत करके यह साबित करने की कोशिश की है कि एक कम्युनिटी जो है तुम्हारा पूरा अधिकार छीन रही है। और हम इस सर्वे के लिए भी तैयार हैं। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि इस देश में सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, बल्कि लेयर सेंसस होना चाहिए, रिसोर्सेस सेंसस होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, पता चलना चाहिए कि कौन किसका हक खा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो ये पूरा जजमेंट था एक्चुअली पूरी तरह से बेसलेस था। पहली बात तो कोर्ट ने जजमेंट को एंटरटेन करके गलत किया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जजमेंट देते समय किसी भी रेफरेंस, किसी भी रिपोर्ट्स या किसी भी अन्य जो है कि लॉ कमीशन रिपोर्ट या किसी भी या शेड्यूल कास्ट कमीशन रिपोर्ट्स, इन सबको पार्टीज तक नहीं बनाया। तो ये पूरा जजमेंट पूरी तरह से एक्चुअली फ्रॉड है। और इस जजमेंट से मतलब अगर ये इंप्लीमेंट भी कर, पहली बात तो इंप्लीमेंट हो नहीं सकता। मैं बहुत 2-3 स्टेट में इंप्लीमेंट कर सकते हो आप, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। अगर आप कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बाकी तीसरी जातिवादी पार्टी है डीएमके, वहां भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। बाकी आप इसे कहीं इंप्लीमेंट कर नहीं सकते हो, उसकी लीगलिटीज ऐसी हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया है, लेकिन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी है वो तो संविधान में जो राष्ट्रपति ऑर्डर द्वारा निर्धारित होता है उसके जरिए है। तो क्या स्टेट कैसे उसको सब क्लासिफाई करेगा? स्टेट उसको बांटेगा कैसे? स्टेट के पास अधिकार ही नहीं है, संविधान के पास अधिकार नहीं है इस चीज का। और बेला त्रिवेदी ने इस बात को वर्णन भी किया, स्टेट के पास अधिकार ही नहीं है। लेकिन ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ तो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उनका जो दिल करेगा वो करेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, समाज में बांटने की, समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और सच्चाई यह है कि इसके इंप्लीमेंट हो जाने से भी किसी को कोई नुकसान भी नहीं होने जा रहा, किसी को फायदा नहीं होने जा रहा है। एक ही चीज का नुकसान होगा, वो यही है कि आपके यूनिटी को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की पहचान, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की पहचान, स्पेशली मैं अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बात करूं, उसकी पहचान पैन इंडिया इसीलिए मानी जाती है क्योंकि उसकी अपनी एक होमोजेनियस आइडेंटिटी है। पूरे देश भर में कहीं भी दलितों पर एट्रोसिटी होती है। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, जितने लोग स्पेस में होंगे उन सबसे तो मैंने ज्यादा जो है कास्ट एट्रोसिटी पे आवाज उठाई है। बहुत दावे के साथ कहता हूं कि तेलंगाना में किसी शेड्यूल कास्ट के साथ होता है, तमिलनाडु में किसी शेड्यूल कास्ट के साथ होता है, केरला में किसी शेड्यूल कास्ट के साथ होता है, यूपी में किसी शेड्यूल कास्ट के साथ एट्रोसिटी होती है। मुझे किसी के कास्ट पता नहीं होता। मुझे पता चलता है कि व्यक्ति शेड्यूल कास्ट है, मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूं। हमारे लिए इतना काफी होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो क्या नाम आइडेंटिटी है हमारी जो है वो अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी की बुनियाद पर पूरी आइडेंटिटी बनी हुई है। लेकिन हमारी इसी यूनिटी को ब्रेक करने के लिए पूरी कोशिश की गई। कुछ हद तक लोग कामयाब हुए भी, बट इसमें बड़ी कामयाबी लंबे अरसे तक लोगों को मिल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जिन जातियों को ऐसा लगता है कि सब क्लासिफिकेशन होने से उनका बड़ा तरक्की हो जाए, फैक्चुअली उनकी संख्या इतना है नहीं है। अब यूपी में अगर टोटल शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन का 56-57% अगर सिर्फ चमार जाटो हैं, तो डेफिनेटली उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। अगर आपको लगता है कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है तो आप कुछ सर्वे कराओ। हमने कब आपसे मना किया? लेकिन आपने विदाउट एनी रिपोर्ट्स, विदाउट एनी सर्वे, विदाउट एनी लॉ कमीशन रिपोर्ट और किसी अन्य को अपने पार्टी नहीं बनाया। आपने जो है भीतर घात दरवाजे से पूरे यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की। ये बहुत गलत हुआ। पूरे देश भर में इस समय जो सबसे ज्यादा पूरे स्टेट भर में जो सीएम है ओबीसी कम्युनिटी है, स्पेशली डोमिनेंट कास्ट ओबीसी के हैं। इस समय देश में डोमिनेंट कास्ट ओबीसी का ठीक ठाक बोलबाला है। लेकिन डोमिनेंट कास्ट ओबीसी की या ओबीसी की पैन इंडिया यूनिटी इसीलिए नहीं बन पाती है क्योंकि ओबीसी की होमोजेनियस आइडेंटिटी नहीं बन पाई है। उसके अपने कई कंसर्न है। लेकिन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी चूंकि अनटचेबल कम्युनिटी है, तो पैन इंडिया इसकी होमोजेनियस आइडेंटिटी है। ये 1931 के कास्ट सेंसस के रिपोर्ट में ही चीजें क्लियर हो चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्लियामेंट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ जो है इस देश के जो मठाधीश हैं, इस देश के जो जातिवादी जज हैं, ब्राह्मण पालिका में बैठे हुए जो तमाम प्रवचनधारी हैं, उनको प्रॉब्लम थी। उन्होंने अपने मन की पीड़ा सुनाई और पूरे यूनिटी को तोड़ने की पूरी कोशिश की। तो आज के स्पेस हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आयोजित किए हैं कि जिस तरह बहन जी ने बोला कि इस समय देश भर में एससी एंड एसटी कम्युनिटी के खिलाफ इमरजेंसी लग चुकी है। तो पहले तो ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, पर कंक्लेयर्ड से डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये पूरी तरह से डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और आपके यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बारी बारी से अपना बात रखें। सभी लोग इस मसले पे आप क्या सोचते हैं, और विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी काइंड ऑफ हेट्रेड टू एनी कम्युनिटी, आप सभी लोग अपना बात रखिए, अपना पक्ष रखिए संवैधानिक दायरे में। शुक्रिया सभी का।